चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप को कंटिन्यू। ठीक है सुरेश भाई, आपको आवाज आ रही है प्रॉपरली, स्क्रीन विजिबल है? एक बार कंफर्म कर दो बेटा जल्दी से। सुरेश बेटा आवाज आ रही है आपको? सुरेश भाई चैट पे कंफर्म कर दो प्लीज यार, एक बार आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है, जल्दी से बता दो। यस ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस क्लास को एक बार रिवाइज करेंगे, हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना एकदम फ्रेश और न्यू एक्ट स्टार्ट करा था, विच इज कॉल्ड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैंने बताया था बेटा ये एक्ट जो है ये होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। ये आया था 1 अक्टूबर 1932 में। इसमें टोटल 74 सेक्शंस है। और ये जो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ही तरह पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, फिर हमने बाद में इसे सेपरेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, तो अभी एक सेपरेट एक्ट है, बट पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता था। अब क्वेश्चन आता है कि सर वाई पार्टनरशिप, अभी पार्टनरशिप क्या होती है उसको नहीं बताया, पहले बताया वाई पार्टनरशिप। सर क्यों पार्टनरशिप जरूरी है, क्या फायदा होता है पार्टनरशिप का? तो बेटा मैंने लॉजिक दिया था कि जब आप सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस ऑपरेट करते हो तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, आपके पास सिर्फ एक ही पर्सन है, उसी के स्किल एंड एक्सपीरियंस है, आपको जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले लेनी है, और आपके पास जो रिस्क है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि जो कोई भी लॉस हुआ तो आपको अकेले ही बियर करना पड़ेगा। तो सोल प्रोप्राइटर में ये सारी कमियां हैं। और अगर आप पार्टनरशिप बनाते हो तो उसके फायदे ये होते हैं बेटा कि पहला, आपके पास जो है स्किल एंड एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता है। सेकंड, आपके पास रिसोर्सेज भी बढ़ जाते हैं क्योंकि और लोग भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो सकती है, आपके पास बर्डन कम पड़ेगा। और लास्ट, आपका जो रिस्क है वो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि रिस्क डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक बंदे में। तो यहां पे ये सब फायदे होते हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप को डिफाइन करा है सेक्शन नंबर 4 में। कह रहा है पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स में मैंने बताया था बेटा मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, जो अग्रीमेंट बनाते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो यहां पे 3-4 हाइलाइटिंग पॉइंट्स है। पहला, पर्सन्स होने चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस नहीं चलेगा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट प्राइमा एविडेंस होता है, बट इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस होता है म्यूचुअल एजेंसी। हर एक पार्टनर अदर पार्टनर और फर्म का एक एजेंट है, ये होता है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, अब यहां पे पार्टनर क्या होते हैं वो भी हमने बताया, इंडिविजुअली जो फर्म, कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं, और इंडिविजुअल पर्सन को हम पार्टनर बोलते हैं। एलिमेंट्स की बात करें तो पहला, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, इसमें याद रखना सुरेश भाई, सिर्फ 2 या 2 से ज्यादा पर्सन ही रिक्वायर्ड है पार्टनरशिप बनाने के लिए। पर्सन का मतलब लीगली जो पर्सन है, पर्सन में 2 लोग आए थे, एक नेचुरल पर्सन जो होता है इंडिविजुअल, और एक होता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी एंड एलएलपी। तो याद रखना, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को हम लीगल टर्म में पर्सन नहीं मानते, तो एक पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। एक कंपनी बन सकती है, एक एलएलपी पार्टनर बन सकती है, एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है मेजर, लेकिन एक फर्म दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। सेकंड, मैंने बताया एग्रीमेंट होना चाहिए, राइटिंग, ओरल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, कैसे भी चलेगा। पार्टनरशिप डीड जिसे बोलते हैं, इसके बारे में इसके कंटेंट भी लिखवा दिए थे। फिर मैंने बताया था बिजनेस होना चाहिए भैया, अगर आपका इंटेंशन एक्विजिशन ऑफ गेन है तो ही आप पार्टनरशिप बना सकते हो, अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए पार्टनरशिप बना रहे हो तो दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स होना चाहिए, ये हमें पता है, बट इसमें याद ही रखना प्रॉफिट शेयरिंग मैंडेटरी है, लॉस शेयरिंग मैंडेटरी नहीं है। प्रॉफिट शेयर होना चाहिए हर बंदे में इक्वली, जैसे भी लॉस शेयर हो या ना हो उसका फर्क अपने को नहीं पड़ता। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग प्राइमा फेसी एविडेंस होता है। फिर आता है म्यूचुअल एजेंसी, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, हार्ट है, और ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है। प्राइमा फेसी एविडेंस है प्रॉफिट शेयरिंग, कंक्लूसिव एविडेंस है म्यूचुअल एजेंसी। फिर सेक्शन 6 टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी बता दिया था। 3 मेजर टेस्ट आपको देखने होते हैं, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, और तीसरा कंक्लूसिव एविडेंस है म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। क्या सुयश यहां तक अभी हमने जो पढ़ा उसमें बेटा आपको कोई भी डाउट या परेशानी? अभी तक हमने जो भी पढ़ा बेटा इसमें कोई भी डाउट या परेशानी? सुरेश भाई जल्दी चैट में बता दो। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कर लिए, बस 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं जिसमें से आज मैं 2 करा ही दूंगा। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक आप उठा लो,
हेडिंग डालना। आज का सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स। टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है बहुत बारी। पार्टनरशिप के टाइप्स बताइए, पार्टनरशिप के टाइप्स, पार्टनरशिप के टाइप्स। अब याद रखिएगा बेटा, पार्टनरशिप जो है वो जनरली 4 टाइप की होती है। बहुत ही सिंपल है, पार्टनरशिप जो है जनरली 4 टाइप की होती है। सुरेश भाई चारों टाइप अपने को पढ़ने हैं आराम से, बहुत ही सिंपल है। स्टार्टिंग विद टाइप नंबर 1, बहुत सिंपल है। पहली होती है बेटा विच इज पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन नंबर 7। सुरेश पेपर में बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है। ठीक है, 3 नंबर के लिए। तो पहली होती है पार्टनरशिप एट विल। क्या सुरेश आपको पार्टनरशिप तो क्लियर है, एट विल ये समझ आ रहा है? पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब होता है इच्छा। अब यहां पे मर्जी, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, इच्छा मर्जी। पार्टनरशिप एट विल जो है ये नाम से ही स्पेसिफिक करिए, ऐसी पार्टनरशिप जो पार्टनर्स की मर्जी से चल रही है। सर मतलब क्या? अरे मतलब यहां पे कोई पार्टनरशिप का टाइम फिक्स नहीं है। यहां पे कब तक पार्टनरशिप कंटिन्यू होगी, पार्टनरशिप की जो लिमिट है उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं है। ना ही पार्टनरशिप का टाइम पीरियड फिक्स है कि भाई हम 10 साल के लिए पार्टनर है, या फिर ऐसा कि भाई हम इस प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर है। कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। और 4 लोग मिले और उन्होंने डिसाइड करा भाई हम पार्टनरशिप बनाएंगे। कब तक बनाएंगे भाई? जब तक हमारी म्यूचुअल कंसेंट है तब तक मिल के हिसाब से चलेगी। और अगर एक भी पार्टनर ने नोटिस दिया कि भाई पार्टनरशिप को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए, मतलब एक भी पार्टनर किया कि विल आपकी नहीं है, तो भाई आप एक पब्लिक नोटिस, आप एक नोटिस ड्रॉ करो और नोटिस देके आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करा सकते हो। ये इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल में होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, कब तक पार्टनरशिप चलेगी उसके रिगार्डिंग कोई प्रोविजन नहीं बना, सारे पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट से पार्टनरशिप चला रहे हैं। और जैसे ही कोई भी एक पार्टनर भी डिसाइड करे कि मुझे पार्टनरशिप को बंद करवाना है, अगर वो खुद जाना चाहे खुद भी जा सकता है, अगर वो कहे नहीं नहीं भाई मैं चाहता हूं सब बंद कर दे, एक पार्टनर ने भी नोटिस दे दिया तो पार्टनरशिप एट विल बेटा डिसॉल्व हो जाएगी। सर अगर मान लो 4 पार्टनर है A B C D, अब मान लो डी कहता है कि मुझे पार्टनरशिप नहीं जानी, मुझे नहीं चाहिए पार्टनरशिप, तो उसने क्या करा, उसने नोटिस दे दिया कि भाई पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दो। इन भाई साहब ने नोटिस दे दिया कि पार्टनरशिप को भैया डिसॉल्व कर दो, मुझे नहीं चलानी पार्टनरशिप, तो क्या होगा? और एबीसी चाह रहे हैं कि हाँ हमें चलानी है। बेटा इट डजंट मैटर, अगर पार्टनरशिप एट विल का सिचुएशन है, एक पार्टनर अकेला चाहे, अगर इसने भाई ने नोटिस दे दिया कि भैया ये पार्टनरशिप बंद करो, ऑल्दो ये तीनों चलाना चाह रहे हैं, आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। हाँ बाद में एबीसी अलग से एग्रीमेंट बना के न्यू पार्टनरशिप खोलना चाहे खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाली तो आपको बंद करनी पड़ेगी। सुरेश क्या पार्टनरशिप एट विल समझ आई बेटा? बस यही था, 3 नंबर के लिए आता है, 2 या 3 नंबर के लिए एक्सप्लेन करने को। ठीक है, यस सर, तो लिख लेते बेटा फटाफट से, इजी पीजी एकदम, जल्दी से लिखेंगे। पार्टनरशिप एट विल में लिखना, पहला पॉइंट, पार्टनरशिप एट विल is a partnership is a partnership when कॉमा, 2 कंडीशन है। नंबर ए नो फिक्स्ड पीरियड has been agreed upon for the duration of the partnership, for the
ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड number B, there is no provision made as to the determination of partnership. There is no provision, कोई भी तरीका, कोई भी प्रोविजन नहीं है. There is no provision made as to the determination of the partnership. पार्टनरशिप कब तक चलेगी इसका कोई भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये विल पे चल रही है, बिल्कुल विल पे चल रही है. ठीक है, ये हो गया पार्टनरशिप एट विल का पॉइंट नंबर 1. आई होप ये क्लियर है. ठीक है, तो यहां जहां पे दो कंडीशन मीट हो गई वो पार्टनरशिप एट विल होती है, ये बताया. ठीक है, बट वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट between the partners, but where there is an agreement between the partners, either for the duration of the partnership or for determination of the partnership. डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप. अगर सुयश पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट बनाए ड्यूरेशन का कि भाई 3 साल तक के बनाएंगे, या डिटर्मिनेशन आप कर पा रहे हो, कोई टास्क वास्क के लिए बनाए कि भाई ये काम के लिए पार्टनरशिप है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो क्या हम उसे पार्टनरशिप एट विल बोलेंगे? कॉमा द पार्टनरशिप इज उस सिनेरियो में इट इज नॉट पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, मतलब अगर दोनों के ऊपर की दो कंडीशन मीट नहीं होती है, आपने एग्रीमेंट बनाया या तो पीरियड का या फिर प्रोविजन का, कोई भी प्रोविजन बनाया, तो नॉट पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, सुरेश भाई पहले बताओ, 2 पॉइंट क्लियर है? पहले पॉइंट में बोला है अगर दो कंडीशन मीट नहीं हुई तो हम उसे पार्टनरशिप एट विल नहीं बोलेंगे, बस ये सेकंड पॉइंट में बोला है. लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे और पार्टनरशिप एट विल खत्म. 3 नंबर में 3 पॉइंट. अ पार्टनरशिप एट विल may be dissolved by any partner by giving notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the same. याद रखिएगा भाई, अगर इस पार्टनरशिप एट विल में अगर एक भी पार्टनर ने नोटिस दे दिया राइटिंग में कि भाई वो चाहता है फर्म को डिसॉल्व करना, तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, वेदर बाकी सारे पार्टनर ना भी चाहे तो. पार्टनरशिप एट विल में एक भी पार्टनर ने नोटिस दे दिया राइटिंग में तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन अगर मान लो फिक्स पीरियड के लिए होती कि 3 साल की पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाए, अबे तब तुम्हारे नोटिस से कुछ नहीं होगा, 3 साल बाद ही लैप्स होगी पार्टनरशिप फर्म. क्लियर है? तो ये होती है पार्टनरशिप विल, सेक्शन नंबर 7. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 4 बेटा, 4 है वैसे तो, बट चारों में से जो सबसे ज्यादा बार पेपर में आई है वो पार्टनरशिप एट विल होती है. बाकी सब अभी आप देखो कि छोटे छोटे हैं सारे. ठीक है, आई होप ये क्लियर है.
पहला टाइप ऑफ पार्टनरशिप होता है पार्टनरशिप एट विल, ये हो गया खत्म। इसके बाद आता है सेकेंड टाइप, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, नाम से ही पता लग जाएगा, वो है सुरेश भाई पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। पार्टनरशिप फॉर ए, सर बट वो खुद लीव कर सकता है टाइम पीरियड वाला में? नहीं बेटा, कैसे लीव कर सकते हो आप? अगर पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड है तो आप नोटिस देके खुद कैसे लीव कर सकते हो भाई? अगर आप करोगे तो फिर तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, फिर वो जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ब्रीच के वो आपको बियर करने पड़ेंगे। अब देखना, मैं और तू जो है आपस में पार्टनरशिप बना रहे हैं कि हम ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे साथ में, 3 साल तक हमें पार्टनरशिप पे रहना है। अब 1 साल बाद तू कह रहा है भाई मेरे को नहीं रहना, मैं जा रहा हूं, तो टेक्निकली तूने एग्रीमेंट का ब्रीच कर दिया ना, तो वो कॉन्सिक्वेंसेज फिर आप पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आप जा सकते हो, कॉन्सिक्वेंसेज बियर करने पड़ेंगे। लेकिन विल के केस में क्या है, विल में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, जैसे तूने नोटिस डाला अब तू लीव कर दे, तू क्या लीव कर दे, पूरी फर्म को भी लीव करवा सकता है तू, अगर तू चाहे तो। अब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, मान ले पार्टनरशिप एट विल थी और आप चले गए छोड़ के, आपने बोला यार फर्म डिसॉल्व नहीं, मैं जा रहा हूं बस, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आप चाहो डिसॉल्व कराना फर्म को, तो एक बंदा भी डिसॉल्व करा सकता है। सेकंड होती है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। अब ये क्लियरली नाम से बता दिया भाई, इसमें क्या टेक्निकल बताऊं, ऐसी पार्टनरशिप जो फिक्स्ड पीरियड के लिए बनी है। मतलब जब आप एग्रीमेंट बना रहे हो, मैंने लिख दिया भाई मेरी और सुयश की जो पार्टनरशिप है वो फॉर 5 इयर्स है, तो भाई वो 5 इयर्स तक होगी। सर पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी? बेटा जैसे ही टाइम पीरियड एक्सपायर होगा, आपकी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। यहां पे कोई नोटिस आपको नहीं देना पड़ेगा, नोटिस देके आप डिसॉल्व नहीं करा सकते, फिक्स पीरियड तक ही चलेगी। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, where a provision is made by a contract for the duration of the partnership, comma the partnership is called partnership for a fixed period. Partnership for a fixed period. Partnership for a fixed period. ठीक है भाई, तो कह रहा है जहां पे ड्यूरेशन के लिए प्रोविजन बना है, 2 साल 5 साल, आपने बता दिया पहले। पॉइंट नंबर 2 लिखना, इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनी होती है। और लास्ट पॉइंट नंबर 3, such a partnership comes to an end, ये डिसॉल्व कब होगी इसमें फर्म? ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। यहां पे नोटिस नहीं चाहिए भाई, जब फिक्स पीरियड एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड, जब फिक्स पीरियड एक्सपायर होगा तो आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। सुयश मेरे भाई समझ आया? बहुत इजी है एकदम, इसमें कुछ भी नहीं है। यस अब आते हैं इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे। थर्ड पार्टनरशिप का टाइप जो है वो क्या होता है? पहला हमने देखा पार्टनरशिप एट विल होती है, जहां पे कोई फिक्स पीरियड नहीं होता, डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का कोई प्रोविजन भी नहीं होता, और पार्टनरशिप विल के अकॉर्डिंगली चलती रहती है। और यहां पे पार्टनरशिप कब तक चलेगी? जब तक पार्टनर आपस में चलाना चाहे। अगर कोई भी पार्टनर नोटिस देता है राइटिंग में तो वो डिसॉल्व कर सकता है। सेकंड होती है फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप, इसमें फिक्स पीरियड के लिए प्रोविजन होता है, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक ही चलेगी, और जैसे ही वो टाइम पीरियड फिक्स जो है वो खत्म होगा
वैसे ही आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद आती है थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसा नाम बता रहा है बेटा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब आपको क्या सर ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है? बेटा पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है सुयश एक ऐसी पार्टनरशिप जो एक सिंगल एडवेंचर पे बेस्ड होती है, या एक सिंगल टास्क या एक सिंगल बिजनेस पे बेस्ड होती है। मतलब मान लीजिए बेटा मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि मुझे जो है 10,000 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाना है, पूरा एक हाईवे बनाना है जिसका जो है 10,000 किलोमीटर का वो है। अब ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए जैसे मान लो मैं ए हूं मिस्टर ए, आप हो मिस्टर बी, हम दोनों बिल्डर हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए बड़ा है, तो हमने डिसाइड करा एक काम करते हैं यार, इसके लिए ना हम सिर्फ इस स्पेसिफिक टास्क के लिए हम क्या करते हैं, एक पार्टनरशिप बना लेते हैं। हमने एक एग्रीमेंट बनाया और हमने बोला भाई देखो ए और बी मिलके एक पार्टनरशिप बना रहे एबीसी एबीएन कंपनी, और उस पार्टनरशिप का एकमात्र सिंगल एडवेंचर है इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन। तो ये क्या यहां पे कोई टाइम पीरियड फिक्स है? नो। क्या यहां पे विल पे चल रहा है? नो। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, जो कैसी है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है अ पार्टनरशिप जिसमें एक सिंगल एडवेंचर या एक टास्क या एक कंडक्ट के बेस पे आप पार्टनरशिप बनाते हो, और इसमें पार्टनरशिप कब एंड होगी? जैसे ही वो टास्क वो एडवेंचर वो बिजनेस कंप्लीशन होगा उसी टाइम पर आपकी पार्टनरशिप भी एंड हो जाएगी। सुरेश भाई क्या ये बात समझ आई? तो पहले वाली में विल पे था, दूसरे वाली में टाइम पीरियड बेस्ड था, और तीसरे वाली में एक सिंगल एडवेंचर बेस्ड है। सुरेश मेरे भाई एनी डाउट्स? जल्दी बोलो सुरेश भाई। यस डाउट पे या क्लियर पे? आई होप क्लियर ही होगा। चलिए लिखेंगे भाई पॉइंट नंबर 1 क्लियर। ओके पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे अ पार्टनरशिप may be organized for the prosecution of a single adventure as well as for the conduct of a business। किसी एक बिजनेस के कंडक्ट के लिए, किसी एक सिंगल एडवेंचर के लिए पार्टनरशिप बनी है। पॉइंट नंबर 2 वेयर अ पर्सन becomes a partner with another person in any particular adventure where a person becomes a partner with another person in any particular adventure or undertaking the partnership is called particular partnership। In this case, comma, partnership dissolved by the completion of the adventure और अंडरटेकिंग। जब आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, जो एडवेंचर लिया है, जो है जो भी सिनेरियो, जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। राइट तो ये बेटा 3 केसेस हमने पढ़ लिए।
ठीक है। सुरेश भाई कोई डाउट? सुरेश भाई आप चैट पे बता सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, या मैं माइक ऑन कर देता हूं आपको। आ जाओ भाई, ये हो गया आपका पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, ये हो गया आपको पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब यहाँ पे वैसे ना आपकी बुक में जब आप जाओगे वहां पे एक और पार्टनरशिप दी है, जनरल पार्टनरशिप, लेकिन वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी लिखवा देता हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। बट पेपर में जब भी आया, मैं वैसे बता रहा हूँ, जनरली ये तीन में से कोई एक आया, और स्पेशली पार्टनरशिप एट विल आई है, ज्यादातर केसेस में पार्टनरशिप एट विल आई है। ठीक है, जल्दी से हम चौथा टाइप भी लिख लेते हैं भाई। चौथा टाइप होता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, आप देखो क्या है बेटा, देखो पार्टनरशिप एट विल तो एकदम हटके से हटा दो, ये तो भैया इसमें कोई बिजनेस नहीं है, कोई फिक्स पीरियड नहीं है, बस आपकी इच्छा पे चल रही है। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड भी एकदम हटा दो। ये क्या है सर, इसमें एक फिक्स पीरियड होता है। बच्चा कंफ्यूज होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप में, ये दोनों थोड़ा ओवरलैपिंग होती है, लेकिन मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। देखो, जब आप किसी सिंगल टास्क के लिए पार्टनरशिप बनाते हो उसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे मैंने बोला अभी 10,000 किलोमीटर का ब्रिज बनाना है, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि वहां पे एक सिंगल एडवेंचर है, सिंगल अंडरटेकिंग है। वर्ड रिपीट कराओ, एक सिंगल एडवेंचर या फिर क्या है, एक सिंगल अंडरटेकिंग। ठीक है, सिंगल, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर। लेकिन सुरेश क्या होता है ना बेटा, कई बार आप पार्टनरशिप बनाते हो विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल। जैसे ए और बी ने डिसाइड करा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पार्टनरशिप बनाएंगे। अब देख, पहला, यहां पे कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं, वो ब्रिज वाला तो सिंगल था, अब ये कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बनाएंगे। तो जब आप एक बिजनेस के लिए पार्टनरशिप बनाते हो, ये विल पे नहीं है, ऐसा नहीं है विल पे बेस्ड है, फिक्स पीरियड नहीं है, किसी एक सिंगल टास्क पे बेस्ड नहीं है, बस ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड बनाएंगे। तो ना कभी कभार आपको दो नंबर में डिफरेंस आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप का। पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अ सिंगल एडवेंचर और सिंगल अंडरटेकिंग, एक टास्क है वो परफॉर्म करा, पार्टनरशिप हो गई। लेकिन जनरल पार्टनरशिप एक जनरल पार्टनरशिप है जो जनरल बिजनेस के लिए बनी है। जैसे मेरा बिजनेस है भाई क्लोथिंग का, तो मैंने क्लोथिंग के लिए पार्टनरशिप बना दी। अब ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट के लिए मैंने पार्टनरशिप बनाई है, वो जनरली हर बिजनेस के हर टास्क में पार्टनरशिप रहेगी, दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक बार हम लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 1, थोड़ा सा लिखवाऊंगा। वेयर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू दी, कैसे पार्टनरशिप बनी है, विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस इन जनरल, इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जो बिजनेस इन जनरल के लिए बनी है उसे बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखना, इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्योंकि डिफरेंस आता है जनरली। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या था, इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कॉमा, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स extends only to that particular adventure, that particular adventure। बेटा वहां पे पार्टनर्स के जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एडवेंचर पे बेस्ड है, पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। ठीक है, बट
it is not so in the case of जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, ये आपका बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं समाप्त। आई होप ये एकदम क्लियर है, यहां पे कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से नहीं हो। आपको कोई डाउट है तो बेटा प्लीज बताएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है बेटा तो जल्दी से बताएंगे। सर एक बार लास्ट वाला थोड़ा फिर बताना। अच्छा एक बार मीटिंग को रिजॉइन कर ले बेटा, फिर मैं दोबारा बताता हूँ। सेम लिंक से मीटिंग को रिजॉइन कर ले, फिर बताता हूँ। हाँ जी सुयश, बेटा आवाज आ रही है आपको? चैट पे कंफर्म कर दो एक बार। रही बात इसके डिफरेंस की तो भाई ध्यान से देख लो, एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप बच्चों को थोड़ा ओवरलैपिंग लगता है, बट इसमें डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बेटा? मान लीजिए ए एंड बी ने डिसाइड करा कि वो पार्टनरशिप बनाएंगे। ठीक है, अब ए काम करता है मान लो बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, बी भी काम करता है बिल्डिंग बनाने का, कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, दोनों किसका? कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं इंडिविजुअली। अब इन्होंने डिसाइड करा एक पार्टनरशिप बनाते हैं, और वो पार्टनरशिप स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट के लिए, विच इज प्रोजेक्ट ए। ये एक सिंगल टास्क के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं। अभी मैं इसे बोलूंगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप याद रखेंगे एक सिंगल एडवेंचर या एक सिंगल टास्क के लिए बनाई जाती है, और जैसे ही वो सिंगल टास्क कंप्लीट हुआ, मतलब प्रोजेक्ट ये आपने कर लिया, उसके बाद पार्टनरशिप डिसॉल्व। ठीक है, लेकिन ए और बी, ए भी बिल्डर है कंस्ट्रक्शन का, बी भी बिल्डर है, और उन्होंने डिसाइड करा कि हम यार एक काम करते हैं ना, हम पार्टनरशिप बनाते हैं और हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस साथ में करते हैं। हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस साथ में करते हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नहीं, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम ही साथ में करते हैं। अब ये बोले जाएगी जनरल पार्टनरशिप। मतलब जो नॉर्मल पार्टनरशिप जो होती है, दिस इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। जब आप एक स्पेसिफिक टास्क के लिए गए तो पर्टिकुलर, जब आप पूरे बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हो तो वो जनरल। क्या सुयश समझ आया? आई होप बेटा यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज बता दे। ठीक है ना, चल बढ़िया। आ जाओ बेटा, इसके बाद एक टॉपिक, हमारा 3 टॉपिक बचे थे, एक मैंने करा दिया टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अगला टॉपिक भी मैं आज कराऊंगा, बाकी थर्ड टॉपिक लास्ट अगली क्लास होगा, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। ऐसे 3 चैप्टर बस पार्टनरशिप में, फर्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर ही लेंगे। नेक्स्ट आइए बेटा, ये भी एक सही टॉपिक है, बढ़िया है। हेडिंग डालना बेटा, हेडिंग है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। बेटा पार्टनर्स के टाइप्स बता रहे हैं, पार्टनर्स के टाइप्स। अब भाई पार्टनर जो है बेटा, एक फर्म में इंडिविजुअल पर्सन को पार्टनर बोलते हैं। अब पार्टनर कई तरीके का होता है, ठीक है, देयर आर 7-8 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो हम सारे को डिस्कस करेंगे, सबके फीचर फटाफट देखे चलेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है भाई। ठीक है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, जल्दी जल्दी सुनियो भाई फटाफट से।
सबसे पहले सारे नाम याद रखने हैं, सारे पॉइंट याद रखना है, क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है। पेपर में आपको केस स्टडी बोल देगा और फीचर बता देगा, ये पार्ट मिस्टर ए जो है वो ये है, ये है, ये है, बताओ कौन से टाइप का पार्टनर है, ऐसे बोल देगा। तो सबसे पहला टाइप ऑफ पार्टनर आता है जिसे बोलते हैं एक्टिव और एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। ये तीनों एक ही होते हैं बेटा, एक ही नाम है, बस अलग अलग नाम है, बाकी पॉइंट एक ही है। एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये कौन होता है? जैसा नाम से पता लग रहा है, एक्टिव पार्टनर ये वो व्यक्ति है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर हुआ है एज अ पार्टनर। ये वो व्यक्ति है जो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एंटर हुआ है एग्रीमेंट से, और ये पार्टनरशिप के कंडक्ट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मतलब बेटा ये जो है ये सही तरीके से पार्टिसिपेशन में भी अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, ये हर एक काम करता है बिजनेस का, मतलब जैसे डे टू डे डेली ऑफिस आएगा जाएगा काम करेगा कंडक्ट में ध्यान देगा, ऐसे नहीं बस कैपिटल इन्वेस्ट करके घर पे बैठा हुआ है। तो अ पर्सन हु इज अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट एंड जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो लिखना चालू करेंगे भाई। पॉइंट नंबर 1, इट इज अ पर्सन, नंबर ए, who has become a partner by agreement and number B, who actively participate in the conduct of the पार्टनरशिप। एक्टिव कौन है बेटा? एक्टिव पार्टनर जो पर्सन पार्टनर बना एग्रीमेंट से, पहला पॉइंट। और दूसरा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन दी कंडक्ट, अंडरलाइन कर लियो। 2 पॉइंट हुए, पहला एग्रीमेंट से पार्टनर बना है और दूसरा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंडक्ट ऑफ दी पार्टनरशिप में। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, इसे gets share in the profits of the firm, फर्म के जो भी प्रॉफिट होंगे उस पे इसका शेयर होगा हमेशा। और तीसरी बात, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब भी एक्टिव पार्टनर की रिटायरमेंट होगी, इन केस ऑफ रिटायरमेंट कॉमा, पब्लिक नोटिस is required to discharge him from liability of the firm। बेटा ये पॉइंट पे ना इसे प्लीज स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लियो। सुयश इस पॉइंट पे सवाल आता है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, याद रखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल से इसको समझा देता हूं। ठीक है, मैं जान के थोड़ा एग्जाम्पल कॉम्प्लिकेट करूंगा ताकि आपको एग्जाम में पता चल जाए कैसे बोलता है वो। पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड, अरे बाप रे, इज रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। इसको इंपॉर्टेंट जरूर मार्क कर लेना। और क्या बोल रहा है समझो। सुरेश भाई एग्जाम्पल के लिए ना मैं आपको एक टाइमलाइन बना के देता हूं, ये टाइमलाइन है। यहां पे एक पार्टनरशिप है XYZ एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप चल रही है। यहां पे मिस्टर ए का एडमिशन हुआ, एडमिशन एज अ पार्टनर। सर किस डेट पे हुआ? सर कैसी बात करो सर, ये हुआ 1 जनवरी 2020 को। अब सुरेश मुझे एक बात बता, 1 जनवरी 2020 को ही आया, इसने नोटिस दिया कि भाई मैं एडमिट हो गया हूं पब्लिक में। इससे पहले के एक्ट के लिए
इससे पहले के एक्ट के लिए जो फर्म ने करे हैं, क्या मिस्टर ए लायबल होंगे? यस और नो? एडमिशन से पहले के एक्ट के लिए क्या मिस्टर ए लायबल होंगे? नो सर, लायबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन 1 जनवरी 2020 से ऑनवर्ड्स जितने भी एक्ट होंगे, क्या उसके लिए मिस्टर ए लायबल होंगे? यस सर, वेरी गुड। चलो जी, अब ये भाई साहब जो है ये एक्टिव पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, ठीक है। अब ये कर रहे, काम कर रहे बेटा। 1 जनवरी 2021 को 1 साल हो गया, इन्होंने डिसाइड करा कि ये जो है रिटायरमेंट ले लेंगे। 1 साल बाद इन्होंने डिसाइड करा कि ये रिटायरमेंट ले लेंगे, 1 जनवरी 2021 को। किसने? मिस्टर ए ने डिसाइड करा। अब ये रिटायरमेंट ले ली, इन्होंने बोला भाई मैं फर्म बंद कराओ, मैं रिटायर। अच्छा, इस पीरियड के लिए ये लायबल है, ऑफ कोर्स लायबल है। अब रिटायरमेंट जब ली तो उसके रिटायरमेंट ले ली 1 जनवरी को 21, उसके 1 महीने बाद 1 फरवरी 2021 को इन्होंने रिटायरमेंट डिसाइड तो वहां तो कर ली थी, रिटायरमेंट ले ली, बोल दिया, लेकिन रिटायरमेंट के लिए पब्लिक नोटिस दिया अब, और फिर ऑनवर्ड ये रिटायर्ड ही रह गए। अब मैं आपको क्लियर कर दूं सुरेश भाई, आपने एडमिशन लिया 1/20 को, यहां से आगे के लिए जितने भी दिन हैं आप पार्टनर के तौर पे लायबल होंगे, फर्म के एक्ट के लिए आप लायबल हो। आपने आज डिसाइड कर लिया मैंने रिटायरमेंट ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अब मिस्टर ए जो है चला गया है, इसी डेट पे मिस्टर ए चला गया है, लेकिन इस पीरियड के बीच में बेटा एक 10 लाख का लॉस हो गया फर्म को। क्या इस 10 लाख के लिए आप लायबल होंगे? ये एक्ट कब हुआ है? ये इस बीच में हुआ है, 1 जनवरी रिटायरमेंट के बाद और पब्लिक नोटिस देने से पहले। आंसर इज यस। अबे भैया आप एक एक्टिव पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर जब भी रिटायर होगा तो जब तक वो एक पब्लिक नोटिस नहीं देता तब तक हम उसको लायबल मानेंगे। आप आज रिटायर हो रहे हैं, आज ही एक पब्लिक नोटिस दे दो, अगर ये यहीं पर ही पब्लिक नोटिस देता है 1 जनवरी को ही, तो फिर ये लायबल नहीं होता। लेकिन जब तक आपने पब्लिक नोटिस दिया, भाई हमें क्या पता आप रिटायर्ड हो, आपने तो पार्टनर्स को बताया ना। मतलब एक्टिव पार्टनर को अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज होने के लिए एक पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या यहां पे ए लायबल है? तो आंसर इज ए इज लायबल। सर रिटायरमेंट बोलने के बाद क्या वो लायबल है? अरे अभी भी लायबल है जब तक पब्लिक नोटिस दिया, अभी इन एक्ट्स के लिए भी ए इज लायबल। लेकिन जैसे ही वो रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देता है, इसके बाद से ए इज नॉट लायबल फॉर द फर्म। फर्म के एक्ट से ए लायबल नहीं है क्योंकि वो रिटायर हो गया, उसने पब्लिक नोटिस भी दे दिया। सुयश बेटा ये वाली बात समझ आई आपको? जल्दी से बताइए प्लीज। तो मतलब यहां पे सीधी सी बात है, पहला एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में, दूसरा इसको प्रॉफिट शेयरिंग में शेयर मिलता है, और तीसरा इसको पब्लिक नोटिस देना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। चलिए ये पहला टाइप खत्म। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर जो भी आपको सही लगे। अब आइए पॉइंट नंबर 2 पे। टाइप ऑफ पार्टनर पॉइंट नंबर 2 वो है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। सुरेश भाई जैसा मैंने आपको याद है डोरमेंट कंपनी बताई थी, डोरमेंट क्या होता है? डोरमेंट होता है इनएक्टिव। स्लीपिंग और डोरमेंट और इनएक्टिव भी बोल सकते हो आप इसे। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव होता है ना, डोरमेंट और इनएक्टिव पार्टनर। अब बिल्कुल उसका उल्टा, स्लीपिंग और डोरमेंट और इनएक्टिव मतलब बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर बाय एग्रीमेंट तो बन गया, पार्टनर तो बन गया एग्रीमेंट में, लेकिन वो एक्टिवली पार्ट नहीं लेता कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में। मतलब आप आए, आपने कैपिटल लगा दिया, आपने बोल दिया मैं पार्टनर हूं, नाम आपका लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सिनेरियो में आप डे टू डे पार्टिसिपेशन नहीं लेते, आप बिजनेस में ऑफिस नहीं जाते, फर्म में नहीं जाते, क्लाइंट से मिलते नहीं हो, कुछ भी नहीं करते। ये होता है एक्टिव इनएक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। अब सुरेश दिमाग लगा के बता, मैंने बिजनेस में कैपिटल डाल दिया, मैं एग्रीमेंट में पार्टनर हूं, तो क्या मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलेगा? क्या मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलना चाहिए स्लीपिंग पार्टनर को? काम नहीं करता, कैपिटल डाला, एग्रीमेंट में पार्टनर बन गया, ऑफिस आके काम नहीं करता, लेकिन क्या मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिलना चाहिए? सुरेश स्लीपिंग पार्टनर को सर कैपिटल है तो मिलना चाहिए बेटा, बिल्कुल मिलता है, एब्सोल्युटली भाई। कई लोग होते हैं ना बेटा कैपिटल डाल के साइड हो जाते हैं, वो बोल देते हैं
कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हम पैसा डाल रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा लेकिन एंड सर, हाँ जी सुरेश भाई, बिना प्रॉफिट शेयरिंग के, हाँ बिल्कुल 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 होता है बेटा ऐसा, लेकिन अभी ना कुछ अलग से आगे हम टाइप पढ़ेंगे जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग होती भी नहीं है, बट वहां पे पार्टनरशिप हो जाती है। मैंने बोला ना प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है, लेकिन वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको ऐसे केसेस जहां पे पार्टनरशिप बन रही है बट पार्टनर को प्रॉफिट शेयर नहीं मिल रहा। हाँ लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इसके, अभी देखेंगे। अच्छा, तो ये एक्टिविटी पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन इसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। अब सूरज दिमाग लगा के सोच, एक स्लीपिंग पार्टनर है जो पूरे दिन घर पे पड़ा रहता है, ऑफिस नहीं आता, क्लाइंट से मीटिंग नहीं करता, मतलब बाहर की दुनिया को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर है, ऐसा पार्टनर है। जब ऐसा बंदा रिटायर होगा तो क्या हमें पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है या नहीं है? तेरे को क्या लगता है? एक ऐसा स्लीपिंग पार्टनर है जिसका किसी को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर है, क्योंकि ऑफिस तो आता नहीं है, क्लाइंट से तो मिलता नहीं है, सिर्फ भैया पैसा लगा दिया, प्रॉफिट ले लेता है अपना अकाउंट में। तो ऐसे बंदे को क्या पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट के बाद? नो सर। क्या ही फायदा, बिल्कुल भाई करेक्ट। स्लीपिंग पार्टनर को आफ्टर रिटायरमेंट पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि बाहर की दुनिया के लिए आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप पता ही नहीं है लोगों को, तो किसको नोटिस दे रहे हो भाई? आपने जैसे ही अपने पार्टनर्स को नोटिस दे दिया कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, बस वहीं पे खत्म। एक्टिव में ऐसा नहीं होता, एक्टिव में रिटायरमेंट डिसाइड कर ली, उसके बाद पब्लिक नोटिस देना भी कंपलसरी है, वरना लायबल रहोगे जब तक नोटिस नहीं दिया। यहां पे जैसे ही आपने रिटायरमेंट बताई, नो रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक नोटिस, आप रिटायर्ड हो चुके हो, आपकी लाइबिलिटी अब नहीं बनेगी। तो बेटा मेरे हिसाब से ये क्लियर है। अब मैं आपको इसका पॉइंट्स लिखवाना चालू करता हूं। तो स्लीपिंग में लिखेंगे बेटा, इट इज अ पर्सन, नंबर ए, who is a partner by agreement and number B, who does not actively take part in the conduct of the partnership business. Does not take part in the conduct of the partnership business. ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, ऑल्दो स्लीपिंग है लेकिन दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस भी शेयर कर सकते हैं, एंड आर liable to the third parties for all acts of the firm. ऑल्दो आप बिजनेस में आ नहीं रहे, आप पार्टिसिपेट नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फर्म में कोई भी लाइबिलिटी आती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलेगा, आप थर्ड पार्टी के लिए लाइबल भी होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई? लेकिन लास्ट, नॉट रिक्वायर्ड to give public notice of their retirement from the firm. ये बेटा आपका सेकंड पॉइंट होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, आई होप ये क्लियर है भाई। एक्टिव पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया। अब आते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3 पे। आप बोल रहे थे ना सर बिना प्रॉफिट शेयरिंग के तो सर पार्टनरशिप चलती नहीं है, तो बेटा देखो सुरेश भाई, कई बार क्या होता है ना, आप कुछ लोगों को पार्टनर नहीं बनाते
लेकिन आप उनका नाम जो है जोड़ देते हो अपनी फर्म के साथ। उनको पार्टनर नहीं बनना, उनका कोई रियल इंटरेस्ट भी नहीं है, ना उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, बट आप उनसे उनका नाम उधार ले लेते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा। मान ले ये हूं मैं, सुरेश भाई ये हो आप, हम दोनों ने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली और हम क्लाइंट को पिच करने गए। अब सुरेश भाई आपके जो भाई है, आपका जो कजन है, वो है बेटा मान लीजिए अक्षय कुमार। अक्षय कुमार भाई तेरा भाई है, मान के चल। अब देख बेटा, अक्षय कुमार अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। हमें पता है कि अगर ये नाम हमारे साथ जुड़ा है तो क्लाइंट पिच में हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्लाइंट हमसे हमसे खुद जाके बिजनेस लेगा कि भाई हम आप ही करो काम, आप ही करो। ये हमें, तेरे को मेरे को दोनों को पता है। तो हमने क्या करा, हम गए अक्षय कुमार के पास, और तेरा भाई है वो, बहुत खास भाई। हमने बोला, तूने बोला भैया भैया मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है और मैं ना क्लाइंट को पिच करने जाता हूं, लेकिन ना अगर आपका नाम हमारे साथ जुड़ा होगा ना तो भैया क्या मजा ही आएगा भैया। तो देखो अक्षय कुमार भाई तेरा भाई है, ना ही इसने कोई कैपिटल इन्वेस्ट करा है, ध्यान सुनियो, कोई कैपिटल नहीं लगाया, इसको कोई प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल में हमारा पार्टनर भी नहीं है, इसको हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट भी नहीं है, ना ही ये कंडक्ट में पार्ट लेता है। एक्चुअली ये पार्टनर ही नहीं है, एग्रीमेंट में इसका नाम ही नहीं है, राइट। अभी तक ये तो क्या था, ये तो एग्रीमेंट में बनाया भाई नाम, बस कंडक्ट में पार्ट नहीं लेता ना, बाकी सब तो करता है। अक्षय कुमार ने कहा भाई देख तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरे बिजनेस के बारे में नहीं जानता, ना मैं कैपिटल लगाऊंगा, ना मुझे तेरा प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है तेरे एक्चुअल बिजनेस में, ना मैं तेरे कंडक्ट ऑफ द पार्टी में कोई रोल प्ले करूंगा। लेकिन हाँ तू मेरा नाम लेंड पे ले ले, लगा दे मेरा नाम, कोई दिक्कत नहीं अपने फर्म के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और तू क्या करता है, तू और मैं मिलके हम बोलते हैं क्लाइंट को, देखो भाई हम दोनों हैं पार्टनर और हमारा थर्ड पार्टनर जो है वो अक्षय कुमार है। अब तेरे को पता है ना, क्या ये बिजनेस में पार्ट लेता है? नहीं। क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग लेता है? नहीं। क्या ये कंडक्ट में पार्ट लेता है? नहीं, कुछ भी नहीं है, इसका रियल इंटरेस्ट भी नहीं है फर्म में, बस हम इसका नाम अपनी फर्म के साथ जोड़ के क्लाइंट को पिच कर रहे हैं। दिस पार्टनर इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। बेटा नॉमिनल पार्टनर होता है नाम के लिए, हमने जिसका सिर्फ नाम लेंड पे लिया है, इसका रियल इंटरेस्ट हमारे फर्म के साथ नहीं है, ये कंडक्ट ऑफ दी पार्टनरशिप फर्म में पार्ट नहीं लेता, ये प्रॉफिट शेयरिंग नहीं लेता। क्या सुयश ये वाली बात समझ आई बेटा? क्या सुयश ये वाली बात समझ आई बेटा? जल्दी बता। यस सर। अब सुन मेरी बात, लेकिन क्लाइंट को तो हमने पिच कर दिया ना ये। अब एक बात बता, क्या क्लाइंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो थर्ड पार्टी के लिए तू और मैं तो रिस्पॉन्सिबल ही है, होंगे फॉर श्योर, लेकिन क्या थर्ड पार्टी इसको भी लायबल ठहरा सकती है? क्या लगता है तुझे? क्लाइंट के हिसाब से तो ये पार्टनर है ना, तो क्या नॉमिनल पार्टनर ऑल्दो कुछ काम करता नहीं है, लेकिन क्या नॉमिनल पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? यस सर, ऑब्वियसली भाई, क्योंकि आपने थर्ड पार्टी के साथ तो उसे एज अ पार्टनर ही बताया ना, ऑल्दो वो एग्रीमेंट पे नहीं है, ऑल्दो वो कंडक्ट में पार्ट नहीं लेता, लेकिन आपने थर्ड पार्टी के सामने तो पिच करा है ना वो पार्टनर है। तो याद रखियो नॉमिनल पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है। अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी की नजर में पार्टनर है, तो जब मैं इसकी रिटायरमेंट करूंगा, ये कहेगा भाई अब मुझे अपना नाम नहीं जुड़वाना, आज से मेरा नाम मत लेना, तो क्या पब्लिक नोटिस चाहिए? सोच के बता, क्या पब्लिक नोटिस चाहिए? एब्सोल्युटली यस सर। कैसी बात कर रहे हो आप, बिल्कुल सुरेश भाई। आई होप आप नॉमिनल पार्टनर का कॉन्सेप्ट समझ गए। नॉमिनल पार्टनर कहीं एग्रीमेंट में नहीं होता, नॉमिनल पार्टनर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट नहीं लेता, उसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता हमारे बिजनेस में, उसको कोई प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं चाहिए, बस वो नाम हमें लेंड करता है अपना, और थर्ड पार्टी के लिए लायबल होता है, और इसको पब्लिक नोटिस देना पड़ जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी की नजर में तो आप पार्टनर हो ना। तो हेडिंग डालना बेटा थर्ड पॉइंट, विच इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद के जो बच गए 3-4 बच गए और छोटे छोटे, वो नेक्स्ट क्लास कराऊंगा। और एक लास्ट डिफरेंस का टाइप बचेगा, जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म का डिफरेंस देखते हैं कंपनी के साथ, एलएलपी के साथ, ऑल्दो ये सब हमने कर रखा है, एसोसिएशन के साथ, क्लब्स के साथ, तो ये सब चीजें डिफरेंस देखेंगे फटाफट से, छोटा सा टॉपिक है, वो करेंगे, डन, ठीक है। अगली क्लास पार्टनरशिप का पहला चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। चलो नॉमिनल पार्टनर लिख लो भाई, पॉइंट नंबर 1 शॉर्ट में, ठीक है, बिल्कुल एकदम पॉइंट में, क्रक्स में, lend his name to the firm,
फर्म को अपना नाम लेंड करता है। पॉइंट नंबर 2, विदाउट हैविंग any real interest in firm. Point number 3, not entitled to share the profits. बेटा इसे प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं मिलती क्योंकि नाम के लिए ना एग्रीमेंट में नहीं, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट। एक एक पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, does not take part in the conduct of the business। ये बिजनेस के कंडक्ट में भी पार्ट नहीं लेता। लेकिन याद रखना यहां तक सब नेगेटिव था, बस नाम दे दिया, इंटरेस्ट नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, कंडक्ट में पार्ट नहीं है। लेकिन याद रखना ये भैया लाइबल टू दी थर्ड पार्टी होता है, लाइबल टू दी थर्ड पार्टीज, क्योंकि थर्ड पार्टी के सामने तो आपने प्रेजेंटेशन एज अ पार्टनर ही करी है। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, फर्म के एक्ट के लिए ये भाई साहब भी, इनकी भी गुद्दी पकड़ी जाएगी। और यहां पे याद रखना बेटा एक और पॉइंट लास्ट, इस सिनेरियो में पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नॉमिनल पार्टनर, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नॉमिनल पार्टनर। सुयश मेरे भाई क्या यही बात आपको समझ आती है? 3 हो गए बेटा, एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पहला, दूसरा स्लीपिंग, डॉर्मेंट, इनएक्टिव, और तीसरा नॉमिनल पार्टनर। यस सर। चलिए बेटा थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आपसे हम मिलेंगे सुयश भाई कल की क्लास, कल होगी आपकी क्लास रात को 9 साढ़े 9 बजे ऑनलाइन, और उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 1 निपटा देंगे। हाँ जी कल बिल्कुल, कल संडे है ना, तो कल हम आपकी क्लास रखेंगे, रात को होगी क्लास। हाँ कल क्लास आपकी रात को होगी, और टाइमिंग मैंने बता दिया है 9:30 या 9 या 9:30 होगी। एग्जैक्ट टाइम मैं आपको कल मॉर्निंग तक ही बता दूंगा, 9 साढ़े 9 बजे के करीब होगी। ठीक है, मनप्रीत भाई भी अभी बाहर गए हुए, तो जब आ जाएंगे तब हम ऑफलाइन स्टार्ट कर देंगे। बस हमारा खत्म ही होने वाला है, थोड़े दिन में हो जाएगा, जल्दी से खत्म। चलो सुरेश भाई मिलते हैं आपसे, टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसको रिवाइज करते रखो, और बेटा कंपनी एक्ट पढ़ लो।